क्योंकि करंट और इलेक्ट्रिसिटी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पिछले वीडियो में। अब इसके आगे का टॉपिक है, जैसे हमने लिया इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ये कंडक्टिंग पाथ होता है। कंडक्टिंग पाथ कैसे बनेगा? इसमें इलेक्ट्रिक सेल या आपको बैटरी लगानी पड़ेगी और फिर कोई एक ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी जो इस सेल से एनर्जी निकल रही है उसको कंज्यूम कर सके। तो ये जो सारी चीज़ें, जो ये पूरा सर्किट, जो इस पूरा पाथ बनता है, इसी को हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इट इज ए कंडक्टिंग पाथ इन विच ए सेल और बैटरी वी विल यूज फ्रॉम वेयर द एनर्जी विल कम आउट एंड वी हैव टू यूज सच एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, टोस्टर हो सकता है, कोई भी चीज़ होती थी, कोई भी डिवाइस आपने ले ली, उसमें हम उसको यूज़ करते हैं, देन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब पेपर में जैसे कभी कभार पूछ लेते हैं भाई ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। जब ओपन सर्किट है तो नो करंट फ्लो, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक सर्किट से करंट नहीं चलती है तब तक वो ओपन सर्किट कहलाता है, और जब इसको क्लोज सर्किट लिख देते हैं तो इसका मतलब है करंट फ्लोज। तो कभी भी आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्लोज लिखा है तो इसका मतलब बंद हो गई करंट, ओपन है तो चालू हो गई करंट, ऐसा नहीं होता है। ओपन सर्किट का मतलब है नो करंट फ्लो। जैसे आजकल है फैन आप नहीं चलाते हैं तो हम कहेंगे जो फैन है वो इस समय ओपन सर्किट में है। बल्ब आपने जला लिया तो हम कहेंगे बल्ब जो है वो क्लोज सर्किट के अंदर है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़। तो पहले हमें ये पता, जिसमें मतलब हम स्विच ऑन कर देते हैं, बल्ब ग्लो करने लगा तो हम कहते हैं सर्किट क्लोज है, और जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, बल्ब बंद हो गया, देन वी विल से इट इज एन ओपन सर्किट। अब इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हमारे सर्किट में, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, तो सिंबल होते क्या क्या है। जैसे एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन यदि आप खींचते हो तो ये सिंपली सेल कहलाता है। इट इज़ नथिंग, ये सिंपल सेल होता है। बड़ी वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है और छोटी वाली लाइन हमेशा निगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। अब यदि आप एक से ज़्यादा सेल यूज़ करते हो, जैसे एक सेल ये हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, जितने भी सेल आप यूज़ कर लेते हैं एक से ज़्यादा, तब उसको ये कहते हैं बैटरी। तो सेल में सिंगल सेल होता है उसको सेल बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा सेल जब सर्किट के अंदर हम यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा सेल जब हम यूज़ करने लगते हैं, तब उसको हम लोग बोल देते हैं बैटरी। इसके बाद इस तरीके का सिंबल बन के आता है, ये ओपन की कहलाती है। ये ओपन की हो गई। यदि इसके बीच में डॉट लग रहा है तो ये हो जाएगी क्लोज की, मतलब करंट फ्लो करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। यदि कभी इस तरीके की बन रही हो तो ये एलिमेंट कहलाता है। जब कॉइल होती है, जैसे बल्ब का होता है एलिमेंट कहते हैं, कॉइल है तो ये उसको कहलाता है यहाँ पर ये। ठीक है ना, यहाँ पर कभी इस तरीके से वी बन रहा हो उसके अंदर, सर्किल के अंदर, तो इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ये होता है वोल्ट मीटर। ए बन रहा हो इसे हम लोग एमीटर बोलते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि एम ए लिख रहा हो तो एम ए का मतलब होता है मिली एमीटर। तो जो भी चीज़ लिख रही होगी उसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। सिंपल ए लिख रहा है वी विल से इट इज़ अमीटर। यदि एम ए लिख रहा है मिली एमीटर। इसी तरह से म्यू ए भी होता है जिसे बोलते हैं माइक्रो अमीटर। ठीक है, इसके बाद यदि केवल जी लिख रहा है तो इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इट इज़ नोन एज गैल्वेनोमीटर। इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर बोल देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बन रहा हो और ये सिंबल इस तरीके से बन रहा हो तो इसको कहते हैं रियोस्टेट। इसको क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। इसका जो पर्पस होता है वो सर्किट में करंट को कम या ज़्यादा करना होता है। मतलब ये रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेगा। रेजिस्टेंस कम करता है करंट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो करंट क्या हो जाएगी? आपके कम हो जाएगी। तो ये कुछ सिंबल्स मैंने आपको बताए हैं जो आपके यूज़ होते हैं सर्किट के अंदर। तो इन सिंबल्स को हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि हर जगह लिख के नहीं आता कि ये सेल है, ये बैटरी है। जब सिंबल बने हुए आते हैं आपको उसके हिसाब से पहचान लेना कि भाई ये क्या लिख रहा है और क्या बन रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर फिलहाल आपका चैप्टर हम कह सकते हैं बेस है, दैट इज ओम्स लॉ। अब ओम जो थे ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने जो था ये लॉ
एक्सप्लेन किया था, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ ये कहता है कि विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर, मतलब जो आपने कंडक्टर लिया है, जैसे हमने मान लीजिए ये कंडक्टर ले लिया, तो वो कहता है इस कंडक्टर की कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज ना करें। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है यहाँ पर टेम्परेचर है, प्रेशर है, इस तरह की कोई भी चीज हम चेंज ना करें। स्पेशली यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करेंगे। यदि इस कंडक्टर का हम टेम्परेचर, या फिर हम तो बोलेंगे तो फिजिकल कंडीशन, लेकिन आप याद रखिए कि टेम्परेचर यदि हम चेंज नहीं करते हैं तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होती है, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही होती है, वो इस कंडक्टर के जो दोनों एंड्स होते हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों भाई, एक एंड पॉजिटिव होगा और एक एंड कैसा होगा, निगेटिव। ये मान लीजिए पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा होगा, सेल या बैटरी आपने इस तरीके से लगा दी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंड बन गया, ये छोटी लाइन है तो इधर ये निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो वो ओम्स ने ये कहा कि यदि इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन में हम कोई चेंज ना करें तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दोनों कंडक्टर के जो एंड्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती है। ओम्स का स्टेटमेंट तो यही था कि करंट को उसने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत से लोग लिख देते हैं शुरुआत से कि पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप सही डेफिनेशन लिखें कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जब इसको आगे बढ़ाते हैं तब हम ये लिख सकते हैं कि V जो है यहां पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, I के हो गया। अब यहां से आपने प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाओ के इक्वल टू का साइन लगाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कहीं पर भी प्रोपोर्शनल का साइन लग रहा हो उसको आप हटाते हो, उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाते हो, तो एक कांस्टेंट से यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो ये R है यहां पर, ये एक कांस्टेंट है known as resistance of the conductor, known as resistance of conductor, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो यहां से आप देखें तो R बराबर कितना आ रहा है बेटा, V अपॉन I आ गया, कि रेजिस्टेंस जो है V अपॉन I के बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। लेकिन यदि कभी कोई आपसे पूछे भाई R इस फॉर्मूले में इसके बराबर है तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि R ना तो पोटेंशियल डिफरेंस, ना तो V के ऊपर डिपेंड करता है ना ही I के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। R नाइदर डिपेंड्स ऑन V नॉर डिपेंड्स ऑन I। यदि आप इनमें से एक भी चीज चेंज करते हैं, एक भी क्वांटिटी चेंज करते हैं, दूसरी ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएगी। आप V चेंज करते हो I ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, या I चेंज करते हो तो V अपने आप चेंज हो जाता है, बट R विल रिमेन कांस्टेंट। और इसमें फिजिकल कंडीशन का ध्यान रखना, टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज, टेम्परेचर यहां पर चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ R, तो V की तो होती है वोल्ट, आपको बताया हुआ है, I की होती है एम्पियर। तो या तो आप इसको लिखोगे वोल्ट पर एम्पियर, या R को हम लोग ओम्स लिखते हैं, इसको ओम से डिनोट करते हैं, और ये इसका सिंबल होता है। तो हर जगह ओम तो लिखा मिलेगा नहीं, आपको सिंबल लिखा मिलता है। जैसे इसने कहा 10 ओम रेजिस्टेंस हो, तो इस तरह से लिख देगा कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। दूसरी चीज याद रखिए कि जो ओम्स लॉ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर नंबर 1 स्मॉल करंट, एक तो ये स्मॉल करंट के लिए ट्रू होता है केवल, और दूसरा फॉर मेटल्स। आपको जो कंडक्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि मेटल हमें लेना पड़ेगा यहां पर, तो मेटल्स के लिए एक तो ये ओम्स लॉ ट्रू है, और दूसरा स्मॉल करंट, हमें स्मॉल करंट फ्लो करानी है, जितनी भी छोटी करंट होगी ओम्स लॉ उतना बेटर रिप्रेजेंट करता है यहां पर। जैसे हम लोग यहां पर V और I में ग्राफ खींचें, ये इधर V ले लिया, इधर हमने I ले लिया, तो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन,
क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। अब इसमें मैं एक ग्राफ के रिगार्डिंग ही मैं तो थोड़ा सा और आपको इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक ग्राफ ये दे दिया उसने वी आई में, एक ग्राफ उसने वी आई में इस तरीके से दे दिया, एक ग्राफ उसने वी और आई में इस तरीके से दे दिया। तो वो कहता है देखिए स्ट्रेट लाइन तीनों में आ रही है, तीनों ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि विच वन इज बेस्ट वन, इनमें से बेस्ट कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है। तो हमें उसी समय ध्यान आना चाहिए कि करंट कैसी लेनी चाहिए, स्मॉल। तो यहां पर आप देखिए करंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा आ रही है करंट यहाँ पर ये, लेकिन इसमें स्मॉल करंट है तो इट विल बी बेटर वन। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ओम्स लॉ बाकी दोनों में फॉलो नहीं हो रहा है, ओम्स लॉ वहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको इस तरीके से यदि कभी कोई पूछ ले कि भाई इनमें से बेटर कौन है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर ओम्स लॉ ज़्यादा देर तक हम इसको, यदि थोड़ी बहुत करंट बढ़ भी जाती है तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हमसे कोई कहे कि डिफाइन 1 ओम, आपसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस को आपको डिफाइन करना है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम है, तो 1 ओम को डिफाइन करना है। तो हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, वी आई, तो ये हो गया 1 वोल्ट। यदि हम वी बराबर 1 वोल्ट ले लें, वी बराबर 1 वोल्ट और आई बराबर हमने 1 एम्पियर ले लिया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा उस समय, 1 ओम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करें और उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट यदि 1 एम्पियर है, तब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोज थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर विल बी 1 ओम। ये आपको ध्यान दो, कोई भी डेफिनेशन जो है कोई आपको रटनी नहीं है, आप सब कुछ यहीं से निकलता है। इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, इसमें फ्लो होने वाली करंट है 1 एम्पियर, तब उस जो ये कंडक्टर है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस किस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो समझिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, एक तो देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ, आपने लिखा लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे करता है कि लेंथ यदि बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का चेंज कर दें तो वो भी रेजिस्टेंस बदलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तीसरा पॉइंट है कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि आपने कंडक्टर किस चीज़ से बना हुआ लिया है, आयरन है, आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, नाइक्रोम, कोई भी चीज़ हो सकती है उसके बना हुआ लेते हैं। और लास्ट है आपका टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस भी चेंज होता चला जाता, रेजिस्टेंस बदल जाएगा बिल्कुल एकदम। ठीक, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, इसके लिए जैसे हम याद करने का एक तरीका बताएं कि जैसे मान लीजिए आप बाइक पर जा रहे हो और आपने देखा आधे किलोमीटर तक की सड़क टूटी है, तो अब आधा किलोमीटर तक बहुत संभल के चलोगे। लेकिन यदि वो 1 किलोमीटर तक टूटी है तो 1 किलोमीटर तक संभल के चलोगे आप। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ज़्यादा दूर तक सड़क टूटी है, जितनी ज़्यादा लंबाई की सड़क टूटी है, आपको उतनी देर तक प्रिकॉशन लेना है। वही कंसेप्ट यहाँ है, जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। अब आपने कहा भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ऐसे है कि मान लीजिए कोई एक लेन है, गली है, मान लीजिए ये गली है और यहाँ पर एक बच्चा यहाँ खड़ा है और एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ये इधर दौड़ना है और उसको इधर दौड़ा दिया। हमने कहा भाई ठीक है, एक उधर से दौड़ो एक इधर से दौड़ो, लेकिन ये इतनी चौड़ी नहीं है कि दोनों एक साथ अगल बगल से निकल सकें।
मान लीजिए कि इसमें से एक सीधा निकल सकता तो एक को तिरछा होना पड़ेगा। यदि इस तरीके से निकलना तो क्या होता है, जब ये आई शुरुआत में तो दोनों पूरी रफ्तार से दौड़ेंगे, लेकिन जैसे ही नजदीक आएंगे तो उन्हें टकराने का डर रहेगा कि हम आपस में टकरा ना जाएं। उस चक्कर में दोनों अपनी स्पीड को क्या कर लेंगे, कम कर लेते हैं, और जब आराम से पास हो जाएंगे फिर स्पीड बढ़ा देंगे। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला यदि वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि यदि चौड़ाई कम है तो रेजिस्टेंस प्रिकॉशन ज्यादा लेना पड़ रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां लिखा है वो यही है, यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो यहां से ये चीज पता चलती है कि लंबे और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, छोटे और मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो आज मैंने आपको ये ओम्स लॉ आपको क्लियर कर दिया है, सारी चीज मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम छोटी छोटे टॉपिक्स लेके चल रहे हैं जिससे कि आप आराम से इसे बाद में देख सको और उसे समझ सको। जब ये सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई, यदि आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी तो आगे जब हम अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे और जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, सर्किट जो बने होते हैं उनसे रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, तो आप देखोगे बहुत ईजी हो जाएगा कंसेप्ट। तो आप रेगुलर आप ये वीडियो देखते रहिए और आपको अब आराम से सारे वीडियो आप देखते रहिए, अपने आप सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक, ओके, थैंक यू।